नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे आज हम सर्वोच्च न्यायालय को। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। इसके आगे सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ही जस्ट सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट करेंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है निदेशक और प्रबंधक सचिव। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। सामाजिक अधिनियम क्या है? तो एंटी डॉवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ स्माइरल ट्रैफिक एक्ट, ये सामाजिक अधिनियम है। भारतीय विधान के प्रावधान के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में कथन सही है तो क्या है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। आगे चलते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियम हुआ था तो कब हुआ था? 1971 में। आगे चलें। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था 30 जनवरी 1990 को। आगे चलें, वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। अनुसूचित जनजाति अत्याचारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त थी केंद्र सरकार को। अनुसूचित जनजाति और जाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान था 1 वर्ष। अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचरण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय वे निर्दिष्ट कर सकती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते। अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो आधारित है संरक्षा विभेद का सिद्धांत पर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति है राज्य सरकार को। आगे चलें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय उपधारित कर सकता है दुष्प्रेरण, समान आशय, समान उद्देश्य। अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित धारा 6 के। अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णतः निषेध गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है धारा 18 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम न हो। वे शक्तियां जिन्हें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन वे निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई है तो क्या है? विशेष अपराध के दोषित अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण और ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना, तो ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ये सारे क्या है? विशेष न्यायालय को दी गई है। आगे चलें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष
न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है धारा 17 के अंतर्गत। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार फीजा अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार के संबंध में सही है, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। आगे चलें। कथन क्या बोल रहा है, तो कथन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम सदार्थतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। तो रीजन क्या बोल रहा है, तो इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी था। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के कारण अवश्य बताना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकार होगा। ग्राम सभा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। आगे चलें। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान में स्वीकृति संख्या कितनी है, 31 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। सही कथन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। आगे चलें। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते संसद में महाभियोग प्रस्ताव होने। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। आगे चले। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं किसी भी न्यायालय सत्र में, किसी भी न्यायालय में नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी है, 4। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 5। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति
आती है तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी गोलकनाथ केस में। आगे चलें। उच्चतम न्यायालय ने संविधान मूल के ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया केशवानंद भारती वाद में। वीडियो पर बने रहिएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में सही सुमेलित है क्या है तो इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये सही है। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है तो यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। आगे चलें। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है आर्टिकल 137। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का उच्चतम न्यायालय। आगे चले। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों का परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है खंड फर्स्ट में आर्टिकल 143 के अंतर्गत। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कथन सही है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश से नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय के एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष का। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती भारत के न्यायाधीश द्वारा। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन।
देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 के संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य को उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है। आर्टिकल 355 के अंतर्गत सही कथन क्या है, इनको भी जान लेते हैं। तो न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। न्यायिक व्याख्या। आगे चलें, वीडियो पर बने रहिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है? इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका की शुरुआत की गई न्यायिक पहल द्वारा। PIL है। PIL क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका PIL प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। लोकहितवाद मुकदमे के संकल्पना का उद्गम देश है USA। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। आगे चल रहे हैं। सितंबर 2003 में न्यायालयों के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह विधि तक भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद होता है कोयला आवंटन घोटाला वाद में। तो हम अपना सेशन यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आज का सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट किया। तो टॉपिक को पूरा समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और जब भी वीडियो अपलोड होता आप तक जानकारी पहुंच सके। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।